Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. And आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे AFNS, AMC, नम्स एंड नर्सिंग के एडमिशन्स के लिए जो टेस्ट होते हैं उनमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है उसके कुछ एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 होगा ये हमारा केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी पे हमने एक दो वीडियो अपलोड कर दी है। आफ्टर दैट हमारी ये एक मुकम्मल सीरीज चल रही है, बट मैं चाहता हूं कि हम हर सब्जेक्ट को साथ लेके चलें। ठीक है, आप जैसे कहते हैं, अगर आप बायो को पहले कंप्लीट करना चाहते हैं आपकी मर्जी, केमिस्ट्री को पहले करना चाहते हैं आपकी मर्जी, बट मैं ये चाहता हूं कि हम हर सब्जेक्ट को साथ लेके चले। सो डेली बेसिस पे किसी ना किसी सब्जेक्ट पे हमारी क्लास आती है, हमारा लेक्चर आता है, अपडेट होता है ऑन यूट्यूब। ओके, सो जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तब तक रिसाइट दुरूद पाक विद मी वन टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। ओके, सो बेटा जो आज का हमारा लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट वन विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें बेटा केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन एएमसी के पेपर, जो कि अब एकेडमिक तो नहीं रहा लेकिन नम्स तो है ना, नम्स के पेपर, एएफएनएस के पेपर और एन कैट वगैरह के पेपर में रिपीट होता है, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है ना, ये दो टॉपिक्स के गिर्द घूमेगा। पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। इन्हीं दोनों चीजों के गिर्द हमारा आज का टॉपिक घूमेगा। ठीक है, ओके। First question: the smallest particle of an element that retains its chemical properties is called। एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसके अंदर एलिमेंट की तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज हों, बेटा उसको एटम कहते हैं। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस की तरफ जाऊं। ओके बेटा, जो एटम है ना, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट भी एलिमेंट का कहा जाता है और इसके अंदर तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उस एलिमेंट की। इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली। जब दो या दो से ज्यादा आइटम्स कंबाइन करते हैं तो फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो आयंस बनते हैं, या गेन होता है तो आयंस बनते हैं। हम इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, जो एटम का न्यूक्लियस है ये बेसिकली किन चीजों पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटा न्यूक्लियस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि न्यूक्लियस होता क्या है। ये एक एलिमेंट है और ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहते हैं सेंट्रल पार्ट। अब ये न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो एटम होता है ये फ्री स्टेट में ये न्यूट्रल होता है, ये याद रखें। अच्छा, एटम के गिर्द ना कुछ मदार होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो हमें क्या पूछा हुआ, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन। एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट वन है। न्यूक्लियस किसी भी एटम का सेंट्रल डेंस पार्ट होता है। ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एज यू नो कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज व्हाई वी कैन से कि इसके ऊपर जस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में या एनर्जी लेवल्स पे घूमते हैं। ये मैंने नीचे ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा दिया कि शेल्स कैसे होते हैं और एनर्जी लेवल्स में वो कैसे घूमते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। अब देखो तीन पार्टिकल्स, एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव। तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे जीरो या नो चार्ज, न्यूट्रल ये होता है। इस पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है।
अच्छा, प्रोटॉन की जो तादाद होती है ना, ये बेसिकली एटॉमिक नंबर का मुतय्यन करती है। मतलब किसी एटम के अंदर अगर 4 प्रोटॉन है ना, तो इट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की तादाद को अगर हम जमा करेंगे तो ये उस एटम का मैस नंबर बनेगा। क्या बनेगा? उस एटम का मैस नंबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पार्टिकल विद निग्लिजिबल मैस एंड नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है और इसका जो मैस है वो नेग्लिजिबल होता है। या आई थिंक सो प्रोटॉन से 1086 टाइम्स छोटा होता है या 1036। ये आपके असाइनमेंट है, मुझे आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि कितने गुना प्रोटॉन इससे बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन ये छोटा होता है। ठीक है। अच्छा, जितनी भी केमिकल बॉन्डिंग है ना, आयंस का बनना, वो सारा कुछ कौन सा पार्टिकल जिम्मेदार होता है? उसका इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ना तो किसी केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, ना कोई न्यूट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग्स में हिस्सा लेता है। केमिकल बॉन्डिंग्स में हिस्सा लेने वाला जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखिए। अच्छा बेटा, बहुत सारी कैंडिडेट्स मुझसे पूछती हैं सर हमें क्लासेस ज्वाइन करनी है फॉर एफएनएस, और बॉयज पूछते हैं सर एएमसी के लिए। तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी एफएनएस का रैपिड कोर्स जारी है जिसकी फी 5500 रुपये है। यू मे कैन जी 20 दिन के अंदर एफएनएस की तैयारी करवा दी जाए। अटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। मैंने आपको पहले बताया है कि एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन नंबर्स ही डिफाइन करते हैं, जबकि मैस नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद। मैं आपको ये भी पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन इनका जो मैस नंबर होता है ये डिफरेंट होता है। मैं समझाता हूँ मैस नंबर कैसे डिफरेंट। जैसे अब हाइड्रोजन के दो इधर मैंने लिखे हैं आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 14। इसका मतलब क्या है? कार्बन तो कार्बन है, कार्बन तो कार्बन है, ये एक एलिमेंट है। लेकिन इसी एलिमेंट में दो तरह के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। एक वो कार्बन जिसके अंदर 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक वो कार्बन जिसके अंदर 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। है कार्बन वही, लेकिन 12 और 14 न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है। अब जब न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है तो मैस नंबर डिफरेंट हो गया इनका। यस, ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, प्रोटॉन इनके सेम होते हैं, बस इनके जो न्यूट्रॉन है ना वो डिफरेंट होने की वजह से इनका मैस नंबर डिफरेंट। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए एक चीज कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो आप कहेंगे यस, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। इस चीज को आपने याद रखना है, अपने माइंड में बिठा लें इस चीज को कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये बेसिकली सेम नहीं होती। सो इस चीज को आप अपने माइंड में रखिए, इस चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हम जानते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। दीज आर सम 3 कॉमन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन होता है, ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इन सब में एक प्रोटॉन है, जबकि इनका जो न्यूट्रॉन है वो एक में कुछ भी नहीं है, एक में एक में दो। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड
atomic model was based on the scattering of alpha particles. रदरफोर्ड ने क्या किया था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स की मदद से। उसने गोल्ड फॉयल सामने रखी, जैसे ये गोल्ड फॉयल है, इसको सामने रखा और इस पे अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर। क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर। इसने देखा कि बहुत सारे तो ऐसे हैं जो इसमें से बगैर फोल्ड हुए, डिफ्लेक्ट हुए, बाउंस बैक हुए गुजर। ओके, तो सम कुछ डिफ्लेक्ट कर गए और कुछ बाउंस बैक कर गए, मतलब पीछे मुड़ गए। ये शो करता है कि एटम हैज अ स्मॉल dense and positively charged nucleus। और अदिल भाई कैसे हैं आप? मैं अभी एक लेक्चर में हूं, मैं आपको बाद में मैसेज करता हूं, ठीक है? आ, देख लो, दुनिया छोटी है, पहुंच गए ना। आपने तो कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन आपकी बहन मेरे तक पहुंच गई तैयारी करने के लिए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th। रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन। रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसने क्या चीज एक्सप्लेन नहीं की? उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं की। उसने बस ये एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने कि इसका जो सेंट्रल पार्ट है ना एटम का, वो ठोस है, वो सॉलिड है। उससे जब कोई अल्फा पार्टिकल टकराता है तो वो बाउंस बैक हो जाता है, या उसके किनारे से लगता है तो डिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब ये न्यूक्लियस है ना, या जो इधर लगा वो डिफ्लेक्ट हो गया, इधर लगा वो डिफ्लेक्ट हो गया, जो इधर लगा वो बाउंस बैक हो गया। तो इट मीन्स कि ये एक डेंस पार्ट है। लेकिन रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है उसके बारे में उसने कोई बात नहीं की। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं जब तक वो न्यूक्लियस के अंदर गिर ना जाए। रदरफोर्ड ने इस चीज को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि एटम्स स्टेबल हैं या नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलैप्स क्यों नहीं करते न्यूक्लियस में। ठीक है, मतलब देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज है और मदारों में इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींच के कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता, स्टेबल कैसे रह रहा है? इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया रदरफोर्ड ने। सो रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 11। बोहर्स एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर एटॉमिक मॉडल ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था किस स्पेक्ट्रम को? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। Bohr model explained the line spectrum of hydrogen atom by suggesting that electron revolved in a fixed energy more levels। बोहर ने क्या किया? एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये फिक्स एनर्जी लेवल्स में मूव कर रहे होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है पहले शेल से दूसरे शेल में, या दूसरे शेल से पहले शेल में आने की कोशिश करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जब यहां पे जंप करता है तो वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है या इमिट करता है, रेडिएशंस। ठीक है, ये किसने बताया? बोहर ने। बोहर ने क्या चीज, रदरफोर्ड ने क्या बताया? न्यूक्लियस के बारे में बताया कि पॉजिटिव कुछ चार्ज है, ठीक है, और नाम नहीं दिया। सो ये हम कह सकते हैं रदरफोर्ड ने क्या किया था? पॉजिटिव चार्जेस को डिस्कवर किया था। जबकि जब प्रोटीन की बात, प्रोटॉन की बात है, तो हम कहते हैं उसे गोल्ड स्टेन ने डिस्कवर किया था, नाम गोल्ड स्टेन ने दिया। जब बोहर के एटॉमिक मॉडल की बात आएगी तो इसने ये एक्सप्लेन किया, एक तो इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बात की, हाइड्रोजन एटम को यूज किया, और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं।
और जब इलेक्ट्रॉन किसी अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिटर में जंप करता है फिर वो एनर्जी ऑब्जॉर्व या रिलीज करता है। ये बोहर मॉडल ने बताया। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन ए फिक्स एनर्जी लेवल। ठीक हो गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n2। आपने किसी भी शेल का जब मालूम करना हो, मतलब दूसरे शेल का मालूम करना है, तो आप कहोगे दो, दो की ताकत दो, दो का तो चार, चार गुना आठ। दूसरे शेल में आठ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से आप शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पता कर सकते हो। सेकंड शेल में आठ आ सकते हैं। अच्छा जी, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम एटॉमिक नंबर 11 इज। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट इन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का ना, जैसे हमने अभी देखा सोडियम का। सोडियम सोडियम ये न्यूक्लियस है इसका। इसका जो पहला मिदार है इसमें दो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो बाहर वाला है इसमें आठ घूमते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। जो बाहर वाला है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले मदार में होता है, आउटर मोस्ट शेल में होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर मोस्ट शेल में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सेम। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स जो ग्रुप्स में और पीरियड्स में लाइक इन पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं वो किस बुनियाद पे किए गए हैं। पेपर में आ जाता है। दो तरह के पीरियोडिक टेबल हैं। एक ओल्ड था पीरियोडिक टेबल, एक न्यू पीरियोडिक टेबल है। जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था ना उसमें एटॉमिक मैस की बुनियाद पे अरेंज किए गए थे एलिमेंट्स। जो न्यू पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज किए गए हैं एलिमेंट्स। सो पहला तो आपको बेसिक सा डिफरेंस यहाँ पे पता होना चाहिए कि न्यू जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज किए गए। अब इसमें कुछ ग्रुप्स हैं और कुछ कॉलम। ये जो नीचे को कॉलम्स होते हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। और ये जो रोज होती हैं ये रोज इनको कहते हैं पीरियड्स। ठीक है। जो भी एलिमेंट्स सेम ग्रुप में होगा ना उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है अगर उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो नीचे जाते हुए सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल। ये इधर एग्जांपल लिखी हुई है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये पहले ग्रुप के हैं और इनमें से एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 18। एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सेम। पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं रोज में उनके नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। ठीक हो गया। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, जो पुराना मॉडल एटॉमिक मॉडल था, वो एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज किया गया था। अच्छा, मैं अब आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूं। एक असाइनमेंट आपको देना चाहता हूं। मुझे असाइनमेंट ये है कि पीरियड्स कितने हैं और ग्रुप्स कितने हैं। पहली चीज ये आपकी एक असाइनमेंट हो गई। दूसरी असाइनमेंट ये है कि मॉडर्न मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कब दिया गया था, डेट आपने बतानी है। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किसने दिया था? हु डिस्कवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपकी बेटा असाइनमेंट है और इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है क्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस क्या करता है? अब बात आ गई एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ये एटम है,
ये इसका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस से लेके इसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो फासला है इसको रेडियस कहते हैं। अब जैसे जैसे, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अब जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना, साइज एटम का बढ़ता जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है? जैसे जैसे हम नीचे को आते हैं, एलिमेंट पॉजिटिविटी करेक्टर उनमें बढ़ता जाता है। पॉजिटिव करेक्टर क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि उनका साइज बढ़ता जाता है। तो जब ग्रुप में नीचे को आते हुए साइज बढ़ता है तो क्या रेडियस नहीं बढ़ता? यस, रेडियस भी इंक्रीज होता है। जितना बड़ा सेल होगा, ये देखो इतना बड़ा अगर ये होगा, एलिमेंट होगा, तो इसका रेडियस उसी उसी तरह से बड़ा होगा ना। उसका यहां तक था, इसका यहां तक आ गया रेडियस। तो रेडियस बेटा बेसिकली ग्रुप्स में नीचे की तरफ आते हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइज बढ़ता है, रेडियस भी बढ़ता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी बढ़ता है। वेरी गुड, समझ आ गई। लेकिन अब उन्होंने पूछा ही हमें पीरियड्स में हुए, लेफ्ट टू राइट। पीरियड्स में क्या होगा? अगर ग्रुप्स में नीचे आते हुए साइज बढ़ेगा तो पीरियड्स में जाते हुए साइज कम होगा। ठीक हो गया? ओके। सो पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होगा। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर पीरियड्स में इंक्रीज हो। डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। मैं आप लोगों को ये बात समझा चुका हूं। अब हम आ जाते हैं जी आयोनाइजेशन। अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बिकम्स। मैं अब चीज नहीं समझाऊंगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सोडियम, सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है आयोनाइजेशन। अब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, ये मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ने का मतलब ये होता है जो एटम, जो एलिमेंट जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी वो रिलीज करेगा, उसे उतनी ही कम एनर्जी चाहिए हो। सो ग्रुप में जब हम डाउन जाते हैं साइज बढ़ता है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, न्यूक्लियस की पकड़ इस पे ज्यादा है या इस पे ज्यादा है? आप कहोगे सर जो करीब है इस पे ज्यादा है। तो जब साइज बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पे कम नहीं हो जाएगी? यस, कम हो जाएगी। तो इसको रिलीज करने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी। यही तो हम कह रहे हैं, जब एटम का साइज, एलिमेंट का साइज बढ़ेगा तो उसे अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी ग्रुप में। पीरियड्स में जब हम जाते हैं ना, पीरियड में, रोज में, तो साइज छोटा होता है। जितना साइज एटम का छोटा होता जाएगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की जकड़ पकड़ ज्यादा होगी। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगी। यही तो हम बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ गई? अच्छा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है बेटा। मेटेलिक करेक्टर पीरियड में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या मेटेलिक करेक्टर एक ही बात है ना। तो मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, पीरियड में डिक्रीज हो। बात खत्म हो गई। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऊपर वाला भी हो गया। नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट बिकॉज दे हैव। नोबल गैसेस क्या है? जैसे हीलियम है, नियोन है, ये क्या है? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना मुकम्मल होते हैं। या आप ये कह लो कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, जो बाहरी बाहर वाले शेल होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। जब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे बेसिकली, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे,
इसीलिए तो कहते हैं कि ये इनर्ट होती हैं, ये किसी से केमिकली रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है 29th नंबर पे, हैलोजेंस बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? हैलोजेंस ग्रुप 17 में पाई जाती है। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 में पाई जाती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 में पाई जाती हैं, ये भी याद रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने बेटा एटम और जो ट्रेंड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल्स में और पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे और समझ भी आई होगी। अगर समझ आई है तो एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर दो कमेंट बॉक्स में। और अगर क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की तो बेटा इस नंबर पे कांटेक्ट करके क्लासेस जरूर ज्वाइन करो, ताकि आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें।